हेलो एंड वेलकम गाइस टू लीगलपीडिया। आई एम योर लीगल फ्रेंड राहुल सोलंकी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, कंसेंसस एड इडम, व्हाट इज प्रपोजल और ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और इंपॉर्टेंट केस लॉज को भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा। सर विलियम एंसन कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करते हैं एज लीगली एनफोर्सिएबल अग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स वेयरइन टू और मोर पर्सन्स गेट अ लीगल राइट एंड सम हैव टू फुलफिल कॉरस्पॉन्डिंग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का अग्रीमेंट है जो दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशंस के बारे में बताता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का अग्रीमेंट है जिसमें दो या इससे ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती है जो म्यूचुअल प्रोमिसेस के बेस पर एक दूसरे को या तो कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए ऑब्लिगेट करती है। और ये एक्ट ना तो इलीगल होता है और ना ही इम्पॉसिबल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सब सेक्शन H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी एग्रीमेंट जिसको लीगली एनफोर्स किया जा सके वो कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी। सेक्शन 2 सब सेक्शन E अग्रीमेंट को डिफाइन करता है एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि कोई एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करे उसे एग्रीमेंट कहते हैं। यानी कि एग्रीमेंट इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को समझने के लिए सेक्शन 2 सब सेक्शन D को पढ़ना जरूरी है जो कंसिडरेशन को डिफाइन करता है। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such an act or assistance or promise is called a consideration for the promise। मतलब कि जब प्रॉमिसर की इच्छा पे प्रॉमिसी या कोई और पर्सन कोई एक्ट कर चुका होता है या करने से रुका होता है या कोई एक्ट करता है या कोई एक्ट नहीं करता है या कोई एक्ट करने वाला होता है या कोई एक्ट नहीं करने वाला होता है, उस एक्ट को करना या नहीं करना एक तरह का कंसिडरेशन होता है। जैसे अगर ए ने बी की शॉप पे जाकर उससे 10 रुपए का पेन खरीदा तो इसमें ए के लिए कंसिडरेशन थी पेन और बी के लिए कंसिडरेशन थी पेन की कॉस्ट यानी कि 10 रुपए। प्रॉमिस को सेक्शन 2 सब सेक्शन B में डिफाइन किया गया है एज व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। मतलब कि जब किसी पर्सन को प्रपोजल मिलता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी से पूछता है कि क्या आप पेन खरीदना चाहेंगे तो बी बोलता है हाँ खरीदना चाहूंगा। तो इसमें ए ने जो बी से पूछा वो था प्रपोजल और बी की एक्सेप्टेंस से वो प्रपोजल प्रॉमिस बन गया। यानी कि प्रॉमिस इक्वल्स टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल को सेक्शन 2 सब सेक्शन A में डिफाइन किया गया है एज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन to such act or abstinence he is said to make a proposal। इसका मतलब ये है कि जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा जाहिर करता है जिससे वो किसी पर्सन को कोई एक्ट करने या कोई एक्ट ना करने को कहता है और बदले में वो उस पर्सन से एक्सेप्टेंस की उम्मीद करता है। फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर का अपने कस्टमर से प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पूछना एक तरह का ऑफर है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे नजर डालते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन C में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बारे में बताया गया है। जो पर्सन प्रपोजल करता है वो प्रॉमिसर होता है और जो पर्सन प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिसी होता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन F में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के बारे में बताया गया है। जो प्रॉमिसेस दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं या कंसिडरेशन का पार्ट फॉर्म करते हैं उसे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन G में वॉइड अग्रीमेंट्स के बारे में बताया गया है। कोई भी अग्रीमेंट जिसे लीगली एनफोर्स ना किया जा सके वो वॉइड अग्रीमेंट है। जैसे कि ड्रग्स या वेपन्स को सेल करने का अग्रीमेंट एक वॉइड अग्रीमेंट है क्योंकि ये काम इलीगल है और इसे लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। सेक्शन 2 सब सेक्शन I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया गया है।
कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सेबल है लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि एक पर्सन जिसकी एज 21 ईयर से ज्यादा है, उसको किडनैप करके उसकी जबरदस्ती एक लड़की से शादी करा दी जाती है। अब ये शादी उस पर्सन की मर्जी से नहीं हुई, लेकिन शादी के बाद उसे अपनी वाइफ से प्यार हो जाता है। तो अब ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये अब उस पर्सन के ऑप्शन में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है अगर वो इस शादी के खिलाफ लीगल एक्शन ले, या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है अगर वो इस शादी को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन जिस पर्सन की शादी हुई है उसके अलावा कोई और पर्सन इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड या लीगल नहीं बना सकता। यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पार्टी या पार्टीज की विल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे वॉइड करे या लीगल बना दे। सेक्शन 2 सब सेक्शन जे में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में तो लीगली एनफोर्सेबल था लेकिन समय के साथ वो वॉइड बन गया, यानी कि अब वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं रहा। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टीज के बीच अप्रैल 2020 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कुछ मेडिसिन की सेल को लेकर और उसे सितंबर 2020 में एग्जीक्यूट किया जाना था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, लेकिन जून 2020 में जिन मेडिसिन को डिलीवर करना था गवर्नमेंट उन्हें इल्लीगल करार कर देती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड बन जाएगा, क्योंकि शुरुआत में तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था लेकिन लॉज में बदलाव के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया। अब अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में भी डिफरेंस होता है। अग्रीमेंट दोनों पार्टीज के प्रोमिसेस पे बेस्ड होता है जो दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो अपना रेडियो उसे डिलीवर कर देगा और उसके बदले बी प्रॉमिस करता है ए को कि वो उसे 1000 रुपीज देगा। तो ये हुआ एक अग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ प्रोमिसेस थे जिन्होंने दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन फॉर्म किया, दैट इज रेडियो एंड 1000 रुपीज। अब प्रॉमिस में हमने पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज प्रॉमिस। फॉर एग्जाम्पल, ए ने प्रपोज किया कि वो अपना रेडियो बी को देना चाहता है और अगर बी किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो यहाँ कोई एक्सेप्टेंस हुई ही नहीं, तो ये प्रॉमिस नहीं माना जाएगा। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बी अपना सिर हिलाकर ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये एक वैलिड प्रॉमिस बन जाएगा। यहाँ ये समझ आता है कि एक्सेप्टेंस को किसी ना किसी तरह एक्सप्रेस करना जरूरी है। और प्रपोजल की बात करें तो प्रपोजल में एक पर्सन अपनी विलिंगनेस शो करता है और ये विलिंगनेस किसी भी तरह की कम्युनिकेशन के द्वारा की जा सकती है। यानी कि एक अग्रीमेंट जब बनाया जाता है तो दोनों साइड्स की ओर से वैलिड सेट ऑफ प्रोमिसेस का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपना रेडियो देने का प्रपोजल बी के सामने रखा, बी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, ये बन गया एक प्रॉमिस ऑन द पार्ट ऑफ ए। वहीं दूसरी ओर बी ने ए के सामने रेडियो के लिए 500 रुपीज पे करने का प्रपोजल रखा और ए ने वो एक्सेप्ट कर लिया, ये बन गया प्रॉमिस ऑन द पार्ट ऑफ बी। और ये दोनों प्रॉमिस मिलाकर बन जाते हैं एक एग्रीमेंट। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नंबर 1 एक वैलिड अग्रीमेंट जो अभी हमने डिस्कस किया, और नंबर 2 एनफोर्सेबल बाय लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिसको फॉलो करके एक एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बनाया जा सकता है। नंबर 1 पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल होनी चाहिए, जैसे कि एक माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं होते। नंबर 2 लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट अग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि अग्रीमेंट के लिए जो कंसिडरेशन दी जा रही है वो लीगल होनी चाहिए और उसका ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए। जैसे कि चोरी करने का अग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता क्योंकि ये इलीगल एक्ट है। नंबर 3 देयर शुड बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। इसका मतलब ये है कि पार्टीज अपनी खुद की इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा ले रही हैं और उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। अगर उनकी सहमति किसी भी तरह के दबाव के कारण ली गई है तो वो अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। नंबर 4 वन विच हैज नॉट एक्सप्रेसली बीन डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय द एक्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता जिसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉइड डिक्लेयर करता हो। इससे ये पता चलता है कि ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। यानी कि सभी अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स को सप्लाई करने के लिए किया हुआ अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अगर वो सेक्शन 10 की कंडीशंस को फुलफिल करता है तो, लेकिन
मूवी देखने के लिए किया गया एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, हालांकि गुड्स को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट जरूर होगा। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्रीमेंट 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया। नंबर 2 वॉइड एग्रीमेंट्स, जिसे सेक्शन 2 सब सेक्शन जी में डिफाइन किया गया है। कोई भी एग्रीमेंट जिसे लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता वो एक वॉइड एग्रीमेंट है, जैसे कि एग्रीमेंट ऑफ अ माइनर, जिसके बारे में सेक्शन 23 से सेक्शन 30 में बताया गया है। नंबर 3 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसे सेक्शन 2 सब सेक्शन आई में डिफाइन किया गया है। कोई भी एग्रीमेंट जो एक या उससे ज्यादा पार्टीज के ऑप्शन पे लीगली एनफोर्सेबल हो वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि जब कंसेंट को कोर्जन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया जाता है, तो अगर कंसर्न पार्टी उस एग्रीमेंट को अवॉइड नहीं करती तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नंबर 4 इल्लीगल एग्रीमेंट्स, यानी कि वो एग्रीमेंट्स जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हों, जैसे कि एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम। लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो वॉइड या वॉइडेबल होते हैं लेकिन इल्लीगल नहीं होते, जैसे कि एक एग्रीमेंट जो किसी पर्सन को किसी भी तरह का लीगल प्रोफेशन, बिजनेस या ट्रेड करने से रोके, वो वॉइड तो है लेकिन इल्लीगल नहीं। अब वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी डिफरेंस होता है। वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से ही नल होता है और उस एग्रीमेंट से किसी भी तरह के राइट जनरेट नहीं होते, लेकिन एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड होता है जब तक उसे अवॉइड ना किया जाए, और जब तक उसे अवॉइड नहीं किया जाता उस कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट हो रही राइट्स भी तब तक वैलिड रहेंगे। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कंसेंसस एड इडम का। कंसेंसस एड इडम एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट। इस कंसेप्ट से पहले जब कोई 2 या इससे ज्यादा पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करती थी तो उसके एग्जीक्यूशन के वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो पार्टीज का कहना होता था कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जीक्यूट इस तरह से करने को कहा था, और दूसरी पार्टी का कहना होता था कि मैंने तो कुछ और ही समझा, और इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा था। तभी आया कंसेंसस एड इडम का कंसेप्ट, जिसमें कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन के टाइम पे ये एसेंशियल है कि दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट से सभी टर्म्स को अग्री करे, वो भी इन द सेम सेंस, यानी कि सभी पार्टीज के माइंड्स कॉन्ट्रैक्ट को एक ही तरह से समझे और उस पर अग्री करें। सुप्रीम कोर्ट ने CWT वर्सेस अब्दुल हुसैन मुल्ला मोहम्मद अली 1988 के केस में कहा था कि अग्रीमेंट और कंसिडरेशन के साथ एक थर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है, जो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशंस के रूप में होता है। साथ ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 13 में भी कहा गया है कि ट्रू कंसेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, और ट्रू कंसेंट को ही कंसेंसस एड इडम कहा गया है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत प्रपोजल से होती है, जिसे इंग्लिश लॉ में ऑफर भी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन H इक्वल्स टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन E इक्वल्स टू सेट ऑफ प्रोमिसेस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन B इक्वल्स टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, और सेक्शन 2 सब सेक्शन A में प्रपोजल को डिफाइन किया गया है। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing with a view to obtaining the assent of that other person to such act or abstinence, he is said to make a proposal. इस डेफिनेशन को ब्रेक करेंगे तो कुछ वर्ड्स हमें मिलते हैं जो इसको समझने में आसान बना देते हैं। नंबर 1 पर्सन। पर्सन का मतलब है कोई भी लीगल पर्सन, चाहे वो नेचुरल हो या ज्यूरिस्टिक, और साथ ही इसमें कॉर्पोरेशन भी इंक्लूडेड है। नेचुरल पर्सन होते हैं ह्यूमन बींग्स और ज्यूरिस्टिक पर्सन होते हैं नॉन ह्यूमन बींग्स, जैसे कि रिवर्स या गॉड्स एटसेट्रा। जैसे इंडिया में गंगा और यमुना रिवर्स को होली रिवर्स माना जाता है, तो उन्हें भी लीगल राइट्स दी जा सके तो इसीलिए उन्हें ज्यूरिस्टिक पर्सन कहा जाता है। नंबर 2 विलिंगनेस। विलिंगनेस इंटेंशन को दिखाता है जो वॉलंटरी हो, और ये इंटेंशन या तो कुछ करने के लिए हो सकता है या कुछ ना करने के लिए हो सकता है। नंबर 3 विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर। किसी पर्सन का असेंट यानी कि अप्रूवल लेने का इंटेंशन होना जरूरी है। अगर कोई पर्सन एक नॉर्मल स्टेटमेंट बोलता है लेकिन उसका इंटेंशन नहीं है सामने वाले का अप्रूवल लेने का, तो वो एक वैलिड प्रपोजल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल A B के सामने एक जनरल स्टेटमेंट बोलता है कि वो अपना रेडियो बेचना चाहता है। ये स्टेटमेंट तब तक प्रपोजल नहीं होगा जब तक कि ये स्टेटमेंट A ने B के अप्रूवल के बारे में जानने के इंटेंशन से की हो। नंबर 4 प्रपोजर जिस एक्ट को करने की या ना करने की विलिंगनेस शो कर रहा है, उसे उस एक्ट को करने या ना करने से कोइंसाइड करना होगा जिस एक्ट का प्रपोजर
प्रपोजी का अप्रूवल पाने की इंटेंशन रखता है। सिंपल भाषा में कहूं तो जिस एक्ट के बारे में प्रपोजर विलिंगनेस शो कर रहा है प्लस जिस एक्ट के लिए प्रपोजर प्रपोजी का एसेंट चाहता है वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी वो एक वैलिड प्रपोजल होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी को अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करता है कि वो अपना रेडियो सेल करना चाहता है, लेकिन ए की इंटेंशन है कि वो बी का अप्रूवल या एसेंट चाहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस इन डीलिंग विद द सेल ऑफ रेडियोस। तो ये वैलिड प्रपोजल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए की विलिंगनेस थी कि वो अपना रेडियो बेचना चाहता है, लेकिन वो बी से अप्रूवल रेडियो के बिजनेस के बारे में चाहता है। तो इसीलिए ये एक वैलिड प्रपोजल नहीं हुआ, क्योंकि ये दो अलग अलग बातें हैं। एक वैलिड अग्रीमेंट बनाने के लिए प्रपोजल का एक्सेप्ट होना जरूरी है, और वो एक्सेप्ट होने के लिए प्रपोजल शुड बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। यानी कि कोई भी प्रपोजल अगर एक लीगल रिलेशनशिप बनाने के इंटेंशन के साथ की जाती है तो वो आगे जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। और इस इंटेंशन को जज करने के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ना कि सब्जेक्टिव टेस्ट। जब एक प्रपोजल रखा जाता है तो उस वक्त पार्टी की क्या इंटेंशन थी ये बहुत जरूरी है, जैसे कि अग्रीमेंट टू गो फॉर अ वॉक या अग्रीमेंट टू गो फॉर अ मूवी एटसेट्रा। इन सभी एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप नहीं थी। अगर दो लोगों ने एक एग्रीमेंट किया कि वो शाम को वॉक करेंगे और उनमें से एक पर्सन नहीं आ पाया, तो दूसरा उस पर केस थोड़ी ना कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी और ऐसी चीजों पे लीगल रिलेशनशिप बनाया भी नहीं जा सकता। एप्पलसन वर्सेस लिटलवुड लिमिटेड 1939 के केस में बताया गया कि पार्टीज खुद से मेंशन कर सकती है कि उनका इंटेंशन कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं है, और बहुत से केसेस में एग्रीमेंट के नेचर के हिसाब से इंटेंशन को डिराइव किया जाता है। जनरली सोशल एंगेजमेंट्स में पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप में आना नहीं होता। रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन एंड ब्रदर्स लिमिटेड 1925 के केस में इंटेंशन नॉट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप को कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली मेंशन किया गया था। वहीं सबसे लैंडमार्क केस बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर 1919 के केस में यह कहा गया था कि इंटेंशन नॉट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप पहले से ही इम्प्लॉयड थी। इस केस में डिफेंडेंट जो कि हस्बैंड थे और सीलन में एम्प्लॉयड थे, उन्होंने प्लेंटिफ यानी कि अपनी वाइफ को 30 पाउंड्स भेजने का प्रॉमिस किया था जब तक वो इंग्लैंड में थी, क्योंकि वो बीमार थी। लेकिन हस्बैंड वो भेजने में असफल रहे और उसकी वाइफ जो है उनको सू कर देती है। कोर्ट ने कहा कि इस केस में एग्रीमेंट जो है लीगल रिलेशनशिप में आने के इंटेंशन से नहीं किया गया था। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो लीगल सेंस में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, जैसे कि एक एग्रीमेंट टू वॉक एटसेट्रा, और एक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ में जनरली इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप नहीं होती, क्योंकि दोनों पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ के लिए ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उनका इंटेंशन लीगल कंसिक्वेंसेस को अटेंड करना नहीं होता। इस केस के बाद जॉन्स वर्सेस पैडबर्टन 1969 के केस में इस हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को एक्सटेंड करके क्लोज रिलेशनशिप्स तक बढ़ा दिया गया। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। इस केस में मिसेस जॉन्स ने अपनी विडो डॉटर से कहा कि वो वॉशिंगटन में अपनी जॉब छोड़ दें और उसके बदले मिसेस जॉन्स उन्हें मंथली अलाउंस देंगी ताकि वो इंग्लैंड में पढ़ सकें। इसके बाद 1962 में मिसेस जॉन्स की डॉटर ने इंग्लैंड में एडमिशन ले लिया और 1964 में मिसेस जॉन्स ने इंग्लैंड में घर खरीदा, जिसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने रेंट पर दे दिया और बाकी का हिस्सा अपनी डॉटर को रहने के लिए दे दिया। उस रेंट से ही मिसेस जॉन्स अपनी डॉटर को मंथली अलाउंस पे करती थी। लेकिन कुछ समय बाद मिसेस जॉन्स और उनकी डॉटर के बीच कुछ मतभेद हो गए और मिसेस जॉन्स ने अपनी डॉटर को एविक्शन के लिए सू कर दिया। डॉटर ने कहा कि मिसेस जॉन्स के प्रॉमिस की वजह से वो लीगली बाउंड है डॉटर को मंथली अलाउंस पे करने के लिए जब तक वो अपनी स्टडीज कंप्लीट नहीं कर लेती। कोर्ट ने कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में नहीं किया गया और साथ ही ऐसी कोई भी ड्यूरेशन स्पेसिफाई नहीं की गई जो बताए कि कब तक डॉटर को मेंटेन किया जाएगा। इससे पता लगता है कि ये इम्प्लाइड है कि देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। इन दोनों केसेस का मतलब ये नहीं है कि क्लोज रिलेशनशिप्स के बीच इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं हो सकता। मेरिट वर्सेस मेरिट 1970 के केस में हस्बैंड और वाइफ घर के जॉइंट ओनर्स थे और वो हाउस एक बिल्डिंग सोसाइटी के पास मॉर्टगेज था। मिस्टर मेरिट को किसी और वुमन से प्यार हो गया और वो एक नोट मिसेस मेरिट के लिए छोड़ के चले गए, जिसमें लिखा था कि वो मिसेस मेरिट को हर महीने 40 यूरो ट्रांसफर करेंगे और अगर मिसेस मेरिट मॉर्टगेज अमाउंट को क्लियर कर देती हैं तो वो उस हाउस को मिसेस मेरिट के नाम ट्रांसफर कर देंगे।
सभी आउटस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद मिस्टर मेरिट ओनरशिप ट्रांसफर करने से मना कर देते हैं। यहाँ कोर्ट कहता है कि वो नोट एक क्लियर इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप दर्शाता है और मिस्टर मेरिट को ओनरशिप ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी। ऐसा ही सिमिलर केस था मैकग्रेगोर वर्सेस मैकग्रेगोर 1888 का भी। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इंटेंशन एक मटेरियल चीज है और अलग अलग फैक्ट से ये पता लगाया जा सकता है कि पार्टी की इंटेंशन क्या थी। लेकिन जनरली सोशल रिलेशनशिप या क्लोज रिलेशनशिप के केस में ऐसी प्रिजम्पशन लगाई जाती है कि देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप जब तक कि इसके ऑपोजिट कुछ प्रूव ना हो। टेस्ट की बात करें तो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए 3 टेस्ट दिए गए हैं। नंबर 1 इंटेंशन, और वो भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होनी चाहिए। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि फैक्ट्स को देखकर भी इंटेंशन का पता लगाया जा सकता है। नंबर 3 इंटेंशन एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि अग्रीमेंट के वक्त पार्टी की क्या इंटेंशन थी। प्रपोजल या ऑफर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं किया गया तो वो एक्सेप्ट कैसे होगा। जैसे कि सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में कहा गया है कि अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, यानी कि प्रपोजल के एक्सेप्ट होने के बाद ही वो प्रॉमिस बनेगा और एक्सेप्टेंस के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में वर्ड सिग्निफाइज का यूज किया गया है जो प्रपोजल की बात करता है। सिग्निफाइज का मतलब है कम्युनिकेशन यूजिंग एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि एक ऑफर तभी एक्सेप्ट होगा जब प्रपोजी की नॉलेज में आएगा। सेक्शन 4 में बताया गया है कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब वो उस पर्सन की नॉलेज में आ जाए जिसको वो प्रपोज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ए लेटर के जरिए बी को प्रपोजल भेजता है कि वो अपना घर सेल करना चाहता है एट अ सर्टेन प्राइस। इस प्रपोजल की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब बी उस लेटर को रिसीव करेगा। एक वैलिड प्रपोजल बनाने के लिए प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट होना जरूरी है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 के केस में डिफेंडेंट का नेफ्यू घर छोड़ के भाग जाता है। प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट का सर्वेंट होता है और डिफेंडेंट उसे ऑर्डर देता है कि वो उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाए। बाद में डिफेंडेंट अपने नेफ्यू को ढूंढने वाले के लिए 501 रुपए के रिवॉर्ड की घोषणा कर देती है। प्लेंटिफ को ऑफर के बारे में नॉलेज नहीं होती और वो डिफेंडेंट के नेफ्यू को ढूंढ लाता है। कुछ समय बाद डिफेंडेंट को रिवॉर्ड के बारे में जानकारी मिलती है और ऑफर का पता लगता है और नेफ्यू को ढूंढने के लिए वो डिफेंडेंट से रिवॉर्ड की मांग करता है। कोर्ट ने इस केस में कहा कि प्लेंटिफ को इस ऑफर के बारे में जानकारी नहीं थी और वो इस प्रपोजल को लेकर इग्नोरेंट था और इसीलिए प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाई थी और इसी वजह से डिफेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड ही नहीं हो पाई। भले ही कंडीशंस पूरी की गई हो, लेकिन कम्युनिकेशन पूरी ना हो पाने की वजह से कोर्ट ने प्लेंटिफ का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। और इस केस में एक इम्पॉर्टेंट बात जो सामने आई वो ये थी कि एक्टिंग इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर डज नॉट अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 3 कहता है कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन तब मानी जाती है जब कोई एक्ट या ओमिशन किया जाए जिसका इंटेंशन प्रपोजल को कम्युनिकेट करना हो। कम्युनिकेट करने की इंटेंशन ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन भी ज़रूरी है, चाहे वो किसी एक्ट के जरिए हो या किसी ओमिशन के जरिए हो। और इस एक्ट या ओमिशन का इंटेंशन प्रपोजल को कम्युनिकेट करना हो या इस ओमिशन के इफेक्ट से या एक्ट के इफेक्ट से प्रपोजल का कम्युनिकेशन पूरा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ए अपना घर सेल करना चाहता है लेकिन वो किसी को कुछ बोलता ही नहीं और साइलेंट रहता है और प्रपोजल की कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुई। फिर वो बी को बताता है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बी के अगेंस्ट कंप्लीट हुई लेकिन सी के अगेंस्ट नहीं, जिसे बी ने इस डील के बारे में बताया है। सी के अगेंस्ट ये कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट मानी जाती जब ए ने बी से ऐसा करने को कहा होता। अगर एक पर्सन के पास ऑफर की नॉलेज है और वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक्ट करता है तो उस एक्ट की वजह से उसे एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल माना जाएगा। ये कंसेप्ट जनरल ऑफर्स में फॉलो किया जाता है जहां स्पेसिफिक कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक ऑफर्स के केस में कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का स्पेसिफिक पर्सन के पास होना जरूरी है। ऑफर को एक्सेप्ट करते वक्त पार्टी का इंटेंट रिवॉर्ड क्लेम करने का हो या ना हो। अगर वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करके उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है तो वो रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है, चाहे उसका इंटेंशन हो या ना हो। विलियम वर्सेस
कार्वर्ड लाइन 1833 के केस में प्लेंटिफ, जिसको पता था कि डिफेंडेंट को जो भी पर्सन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। डिफेंडेंट को एक असेलेंट का मर्डर करने में हेल्प करने की इंफॉर्मेशन चाहिए थी ताकि उसकी कंसाइंस को इजी किया जा सके। प्लेंटिफ ने उस ऑफर के अकॉर्डिंग एक्ट किया विदाउट इंटेंशन टू क्लेम रिवॉर्ड और उसने सक्सेसफुली डिफेंडेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और कॉन्ट्रैक्ट की सभी कंडीशंस को भी फुलफिल किया। बाद में प्लेंटिफ ने रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए एक्शन लिया। कोर्ट ने कहा कि एक्सेप्टेंस के वक्त प्लेंटिफ को ऑफर की कंप्लीट नॉलेज थी और कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था और इसके साथ ही प्लेंटिफ के क्लेम को वैलिड माना गया। क्रॉस ऑफर्स। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट हो सकता है जब एक पार्टी ऑफर की नॉलेज होने के बाद उसको एक्सेप्ट करे। एग्जाम्पल, ए लेटर के जरिए बी को ऑफर करता है अपना रेडियो 500 रुपीज में सेल करने के लिए। बी को वो लेटर मिलता है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो बन जाता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बाकी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो। लेकिन अगर ये लेटर के थ्रू ऑफर भेजता है 1 जनवरी को और बी भी सेम डेट को सेम ऑफर भेजता है तो इस केस में कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं होगा क्योंकि दोनों में से किसी भी पार्टी को सामने वाली पार्टी के द्वारा भेजे गए ऑफर के बारे में नॉलेज ही नहीं थी और एज अ रिजल्ट कोई वैलिड एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा और ऐसे ही ऑफर्स को क्रॉस ऑफर्स कहा जाता है। टिन वर्सेस हॉफमैन 1873 के केस में ए ने बी को लेटर लिखा जिसमें वो 800 टन्स आयरन सेल करना चाह रहा था एट 69 स्क्वायर पर टन और सेम डे पर बी ने ए को लेटर लिखा जिसमें वो 800 टन्स आयरन खरीदना चाहता था एट 69 स्क्वायर पर टन। दोनों लेटर्स को पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट कर दिया गया। बाद में बी ने ए को सू किया फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट ने कहा कि दोनों ऑफर्स सिर्फ क्रॉस ऑफर्स थे और इसीलिए कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। एक क्रॉस ऑफर काउंटर ऑफर या जनरल ऑफर से अलग होता है। क्रॉस ऑफर्स में एक बात नोट करने वाली है कि ये बात जरूरी नहीं है कि दोनों ऑफर सेम डेट पर ही पोस्ट हो, लेकिन ये जरूरी है कि एक ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले दूसरा ऑफर पोस्ट हो जाना जरूरी है और साथ ही कंडीशंस में चेंज भी हो सकता है और इसके साथ ही क्रॉस ऑफर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। इनविटेशन टू ट्रीट या इनविटेशन टू ऑफर। कभी कभी बिजनेस के नेचर की वजह से या बाकी फैक्टर्स की वजह से एक पर्सन ऑफर नहीं करता लेकिन ऐसी स्टेटमेंट देता है या इंफॉर्मेशन देता है जिससे वो ऑफर्स को इनवाइट करता है उस स्टेटमेंट के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट टेंडर्स जिसमें गवर्नमेंट ऑफर्स को इनवाइट करती है या कैटलॉग ऑफ गुड्स जो कस्टमर्स को दिखाई जाती है एक शॉपकीपर के द्वारा। ऐसे केसेस में पार्टी को ऑफर करने के लिए इनवाइट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कुछ लोगों को ऑक्शन के लिए इनवाइट करता है। ये इनविटेशन टू ऑफर है। उन लोगों की तरफ से ऑक्शन में की गई बिड्स एक ऑफर है और ये ऑफर एक्सेप्ट होता है जब हैमर फॉल होता है और बिड कंप्लीट होती है। हालांकि ऑक्शनर बिड को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं होता। सिमिलरली एक बिडर भी बिड को विड्रॉ कर सकता है बिफोर द फॉल ऑफ हैमर। एक ऑक्शनर तो ऑक्शन सेल इवेंट को कैंसिल भी कर सकता है। हैरिस वर्सेस निकर्सन 1873 के केस में डिफेंडेंट ने ऑक्शन सेल का एडवर्टाइजमेंट करा। प्लेंटिफ ऑक्शन के वेन्यू पे बहुत दूर से पहुंचा और वहां जाकर उसे पता लगा कि ऑक्शन कैंसिल कर दी गई है। प्लेंटिफ ने ऑक्शनर के खिलाफ एक्शन लिया और कोर्ट में केस फाइल करते हुए अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस को रिकवर करने की डिमांड की। कोर्ट ने कहा कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑक्शन सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर था और उसकी एक्सेप्टेंस पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड नहीं करती, इसीलिए डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल। चीफ जस्टिस लॉर्ड गोडार्ड ने फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड 1952 के केस में इस लॉ को एक्सप्लेन किया। इस केस में डिफेंडेंट्स का रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स का बिजनेस था। मेडिसिन को शेल्फ्स में रखा गया था और उन सभी पर प्राइस टैग भी लगे थे और वहां पर मेडिसिन को बाय करने का सेल्फ सर्विस सिस्टम था। जो भी कस्टमर मेडिसिन लेने आता था वो शेल्फ्स में से मेडिसिन को कैश काउंटर तक लेकर जाता था, जहां पर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी कस्टमर को कोई भी ड्रग्स या मेडिसिन बाय करने से रोक सकता है। तो इस केस में ये सवाल उठा कि क्या गुड्स की डिस्प्ले विद देयर प्राइसेस एक तरह का ऑफर है। लॉर्ड गोडार्ड ने कहा कि ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि शॉपकीपर का गुड्स को डिस्प्ले में लगाना एक तरह का इंडिकेशन है पब्लिक के लिए कि शॉपकीपर गुड्स को सेल करना चाहता है और वो इनविटेशन टू ऑफर है, ना कि ऑफर।
और इस केस में इस प्रिंसिपल को कम्प्लीटली रिवर्स नहीं किया जा सकता, मेयरली बिकॉज वहां पर सेल्फ सर्विस स्कीम थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुड्स का डिस्प्ले सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर था और कस्टमर का गुड्स का सिलेक्शन करना और काउंटर तक लेकर जाना ऑफर बन जाता है ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर। और इसके बाद जब शॉपकीपर ऑफर को एक्सेप्ट करता है तभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। हालांकि शॉपकीपर के पास पूरा फ्रीडम है कि वो ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है और ये सब करता है एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो कैश काउंटर पर मौजूद है। इस केस में चीफ जस्टिस का रीजन एक तरह का ऑर्डिनरी प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस एंड ऑफ कॉमर्स पर बेस्ड था। अगर बताए गए प्रिंसिपल को हटा दिया जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि एक कस्टमर गुड्स को उठा लेता है और वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है और शॉपकीपर उस गुड्स को सेल करने से मना नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर कस्टमर उस गुड को वापस भी नहीं रख सकता, चाहे वो डिफेक्टिव ही क्यों ना हो, और शॉपकीपर कस्टमर को सक्सेसफुली इंसिस्ट कर पाएगा वो डिफेक्टिव गुड खरीदने के लिए। और ये सुनने में बहुत भयानक लग रहा है, क्योंकि अगर डिस्प्ले ऑफर होगा तो गुड्स का उठाना एक्सेप्टेंस बन जाएगा और फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए पार्टीज बाइंडिंग हो जाएगी और ये दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेस अनडिजायरेबल हैं। हार्वे वर्सेस फेसी 1893 के केस में प्लेंटिफ एक प्लॉट खरीदना चाहते थे जिसे बम्पर हॉल पेन के नाम से जाना जाता था। इसी के लिए प्लेंटिफ्स ने डिफेंडेंट्स को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उन्होंने लिखा था, विल यू सेल अस BHP, टेलीग्राफ अस द लोएस्ट कैश प्राइस, यानी कि क्या आप हमें BHP सेल करना चाहोगे और हमें बिल्कुल कम से कम कैश प्राइस या उसकी कॉस्ट बता दो एक टेलीग्राफ के जरिए। इसका जवाब देते हुए डिफेंडेंट ने टेलीग्राफ भेजा, लोएस्ट प्राइस फॉर BHP इज 900 पाउंड्स, यानी कि कम से कम 900 पाउंड्स BHP का प्राइस है। प्लेंटिफ ने दोबारा टेलीग्राफ भेजा कि हम BHP को 900 पाउंड्स में खरीदने के लिए तैयार हैं, जो आपने हमें बताया है, प्लीज हमें अपनी टाइटल डीड्स भेज दें। इस केस में क्वेश्चन ये था कि क्या डिफेंडेंट का टेलीग्राफ एक तरह का ऑफर था। जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रीमियर काउंसिल ने कहा कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के टेलीग्राफ के सेकंड क्वेश्चन का ही रिप्लाई दिया था और ये हुआ इनविटेशन टू ट्रीट या इनविटेशन टू ऑफर, और प्लेंटिफ का सेकंड टेलीग्राफ सिर्फ एक ऑफर ही हुआ बाय द प्लेंटिफ और ना कि वो एक एक्सेप्टेंस था। एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए डिफेंडेंट्स के द्वारा एक्सेप्टेंस जरूरी है, क्योंकि डिफेंडेंट्स जब एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ वो अपना प्लॉट प्लेंटिफ को सेल करना चाहते हैं तो तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा। मैकपर्सन वर्सेस अपन्ना AIR 1954 के केस में प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को उसकी प्रॉपर्टी के लिए 6000 रुपीज पे करने का ऑफर दिया। उसने दोबारा से डिफेंडेंट के एजेंट को लेटर लिखा ये जानने के लिए कि क्या पहले वाला ऑफर एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, और साथ ही उसने रीजनेबल ग्राउंड्स पर हायर प्राइस पे करने की भी बात कही। एजेंट ने रिप्लाई किया कि डिफेंडेंट 10,000 रुपीज से कम एक्सेप्ट नहीं करेगा और इससे सस्ती प्रॉपर्टी सेल नहीं करेगा। प्लेंटिफ ने कहा कि वो ₹10,000 पे करने को तैयार है। कोर्ट ने इस केस में कहा कि एजेंट का लेटर सिर्फ एक तरह का इनविटेशन टू ऑफर था और प्लेंटिफ का सेकंड लेटर जिसमें वो 10,000 पे करने की विलिंगनेस एक तरह से ऑफर है और डिफेंडेंट को वो ऑफर एक्सेप्ट करना होगा ताकि एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सके। बद्री प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1970 के केस में डिविजनल फॉरेस्ट ने प्लेंटिफ को लेटर लिखा ये कम्युनिकेट करने के लिए कि क्या वो 17,000 रुपीज और पे करने को तैयार हैं बड़े ट्रीज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। प्लेंटिफ ने रिप्लाई किया कि हाँ वो तैयार है पे करने के लिए, लेकिन एक कंडीशंस के साथ कि उनके पहले के 17,000 रुपीज के क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया जाए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का लेटर सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर ही था, और दूसरी बात अगर वो ऑफर भी होता तो प्लेंटिफ का एक्सेप्टेंस एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस था और इसीलिए किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ। जनरल ऑफर्स। जनरल ऑफर एक तरह का ऑफर होता है जिसे पब्लिक एट लार्ज के लिए ओपन किया जाता है और जो भी उस ऑफर की कंडीशंस को परफॉर्म करता है तो ये माना जाता है कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल ए मेक्स एन ऑफर कि जो भी पर्सन उसके लॉस्ट चाइल्ड को ढूंढ के लाएगा वो उसको रिवॉर्ड देगा। ये एक जनरल ऑफर है और जो भी पर्सन उस चाइल्ड को ढूंढ के लाएगा तो ये समझा जाएगा कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया है। और इस केस में एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती और ऑफरर को कंडीशंस फुलफिल करने के बाद इन्फॉर्म किया जा सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 8 में कहा गया है कि प्रपोजल के कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोई एक्ट परफॉर्म करता है तो उसे एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल ही माना जाता है।
ये सेक्शन जनरल ऑफर्स के रिगार्ड में बात करता है, वहीं स्पेसिफिक ऑफर्स के केस में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मस्ट है। हालांकि जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज के लिए ओपन होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तभी कंक्लूडेड माना जाता है जब कोई पर्सन या पर्सन्स ऑफर के टर्म्स के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 के लैंडमार्क जजमेंट में जनरल ऑफर के बारे में बात की गई। इस केस में डिफेंडेंट्स ने एक नया प्रोडक्ट बनाया था जिसे स्मोक बॉल कहा गया था। इस प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंजा को क्योर किया जा सकता था और इसके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी कि अगर कोई पर्सन हमारे द्वारा बताए गए प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के लिए स्मोक बॉल कंज्यूम करेगा और उसके बाद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम उन्हें 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड देंगे। प्लेंटिफ ने एडवर्टाइजमेंट को देखा और उन्होंने प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के लिए स्मोक बॉल कंज्यूम की और उसके बाद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। ऑफर के अकॉर्डिंग उन्होंने रिवॉर्ड क्लेम की अपील की, लेकिन डिफेंडेंट का कहना था कि उन्हें ऑफर के एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ही नहीं की गई और उन्होंने रिवॉर्ड देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट ने जो ऑफर प्रेजेंट किया था वो पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन था और वो एक ऑफर की वजह से जो भी टर्म्स को फुलफिल करता कंपनी उसको रिवॉर्ड देने के लिए लायबल होती। और इस केस में कॉन्ट्रैक्ट की सभी कंडीशंस फुलफिल की गई और साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट उन लिमिटेड लोगों के लिए था जो एडवर्टाइजमेंट की फेथ पर आगे आए और उन्होंने प्रोडक्ट को कंज्यूम किया। इसीलिए डिफेंडेंट्स विल बी लायबल टू पे द रिवॉर्ड ऑफ 100 पाउंड्स टू द प्लेंटिफ। हालांकि जनरल ऑफर की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 के केस में डिफेंडेंट ने अपने सर्वेंट को अपनी लॉस्ट नेफ्यू को ढूंढने के लिए कहा था। जब वो उसकी सर्च में था तभी डिफेंडेंट ने हैंडबिल्स के थ्रू एडवर्टाइज किया कि वो लॉस्ट बॉय को ढूंढने के लिए 501 रुपीज का रिवॉर्ड देंगी। प्लेंटिफ जो डिफेंडेंट का सर्वेंट था उन्होंने लॉस्ट बॉय को ढूंढ निकाला, लेकिन उन्हें ऑफर की नॉलेज नहीं थी। बाद में ऑफर की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने रिवॉर्ड क्लेम करना चाहा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ वाज इग्नोरेंट ऑफ द ऑफर और उसका लॉस्ट बॉय को ढूंढने का एक्ट एक्सेप्टेंस नहीं था और इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ और डिफेंडेंट रिवॉर्ड देने के लिए लायबल नहीं होंगी। हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल AIR 1925 के केस में भी चाइल्ड लॉस्ट एंड रिवॉर्ड क्लेम का मैटर था और कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ के पास एडवर्टाइजमेंट या अनाउंसमेंट की नॉलेज थी और उसने डिफेंडेंट के लॉस्ट सन को ढूंढ भी निकाला, इसीलिए प्लेंटिफ सक्सेसफुली रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है। विलियम्स वर्सेस कावरडाइन 1833 के केस में प्लेंटिफ को पता था कि एक अवार्ड दिया जाएगा उस पर्सन को जो असेलेंट के मर्डर में हेल्प करने के लिए डिफेंडेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को इन्फॉर्मेशन भी दी जिसकी हेल्प से कन्विक्शन ऑफ असेलेंट हो सका, लेकिन प्लेंटिफ ने कहा कि वो रिवॉर्ड क्लेम करना नहीं चाहती, लेकिन बाद में उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया और डिफेंडेंट को रिवॉर्ड के लिए सू कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो सक्सेसफुली अवार्ड क्लेम कर सकती है। स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर। एक ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन किया जा सकता है। ऐसे ऑफर को स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1000 बेल्स ऑफ कॉटन को सप्लाई करने का ऑफर फ्रॉम 1 जनवरी 1997 टू 31 दिसंबर 1997 ये एक ओपन ऑफर है और कॉन्ट्रैक्ट तब कंक्लूड होगा जब ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। और अगर 1 फरवरी 1997 को 50 बेल्स ऑफ कॉटन का ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उसी एक्सटेंट तक कंक्लूड होगा और बचे हुए 950 बेल्स का ऑफर किसी भी वक्त रिवोक किया जा सकता है, लेकिन कोई भी ऑर्डर आने से पहले। सप्लाई ऑफ गुड्स के टेंडर्स भी ओपन ऑफर होते हैं। टेंडर्स के लिए दिए गए एडवर्टाइजमेंट्स सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर हैं और ऐसे एडवर्टाइजमेंट का एक्सेप्टेंस या अप्रूवल एक स्टैंडिंग ऑफर बनता है और जब ऑर्डर प्लेस किया जाता है तभी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर माना जाएगा, जिससे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मडाला थातिया AIR 1964 के केस में डोमिनियन ऑफ इंडिया जो इंडियन रेलवेज के ओनर हैं उन्होंने 14,000 मॉन्ड्स ऑफ केन जैगरी की सप्लाई का टेंडर निकाला जिसको रेलवेज की ग्रेन शॉप्स को देना था। मॉन्ड्स एक वेइंग यूनिट है। एक मॉन्ड में अप्रॉक्स 37 kg वेट होता है और केन जैगरी आप समझ ही गए होंगे कि गुड़ जो आमतौर पे घरों में यूज किया जाता है। डिफेंडेंट ने इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा जो कि एक इनविटेशन टू ऑफर था और उन्होंने 7,900 रुपीज की सिक्योरिटी फी डिपॉजिट करवा दी टेंडर की बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए। प्लेंटिफ की एक कंडीशन थी कि जैगरी को 4 इंस्टॉलमेंट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जिसमें 3,500 मॉन्ड्स हर इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे और प्लेंटिफ किसी भी वक्त या किसी भी इंस्टॉलमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है।
और प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को इन्फॉर्म किया और बताया कि उन्होंने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर दिया है। डिफेंडेंट ने कहा कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और उसने प्लेंटिफ को सू किया और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए डैमेजेस भी क्लेम किए। ट्रायल कोर्ट में जहां रेलवे अथॉरिटी के डिसीजन को सही बताया गया और कहा गया कि उनके पास पावर थी कि वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, हाई कोर्ट ने इसके अपोजिट डिसीजन दिया और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता और उन्होंने सेटलमेंट का ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ के इस टेंडर को एक स्टैंडिंग ऑफर की फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया है और लॉ के अकॉर्डिंग स्टैंडिंग ऑफर को किसी भी वक्त कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन एक बार ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो बाकी के ऑफर को ही कैंसिल किया जा सकता है और एक्सेप्टेड पार्ट को कैंसिल करना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और प्लेंटिफ को डैमेजेस पे करने होंगे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के कुछ और केसेस पर भी नजर डालते हैं। बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस ओपी स्वरंकर AIR 2003 में कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी कंट्रोल करता है। एक एम्प्लॉय अपने रेजिग्नेशन की एक्सेप्टेंस से पहले उसे विड्रॉ कर सकता है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2000, इस केस में भी कोर्ट ने कहा कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ब्राउचर इशू करना फॉर अ स्कीम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर है। मैसैक्र प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड वर्सेस भारत हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड AIR 1996, इस केस में कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बाय पोस्ट के केस में कॉन्ट्रैक्ट तब कंक्लूड माना जाता है जब ऑफर रिसीव होता है और उसकी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी जाती है। द कोर्ट लैक्स जुरिसडिक्शन वेयर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वाज डिलीवर्ड। तो गाइस ये था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है उसके बेसिक्स को जाना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।